हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस की पहली यूनिट की पहली लेसन, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। तो इस यूनिट का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पहले यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स है, जिसमें से पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टोटल हमारे जो है एसेक बोर्ड के लिए ये वीडियो स्पेशली हमारे टोटल 4 यूनिट्स है, 20 मार्क्स हर यूनिट में जो है ना वो 20 मार्क्स करके है। तो टोटल हमारे 4 यूनिट्स के हो जाते हैं 80 मार्क्स। ठीक है, तो हर एक यूनिट से ना हर एक चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। टोटल 18 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में, तो हर एक वीडियो में मैं एक एक लेसन करके यानी कि 18 वीडियो में मैं इस पूरे बुक के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक, कॉमेंट और शेयर पे ही डिपेंड करेगा कि हम आगे वीडियोस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम जैसे हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शुरुआत किस तरीके से होता है, देखो शुरुआत तो 1926 से ही स्टार्ट हो जाता है। 1926 से ही स्टार्ट हो जाता है, मैं बताऊंगा नीचे 1926 से कैसे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1934 में, यानी कि संविधान में इस तरीके के एक्ट को एक पास कर दिया जाता है। यानी कि इसमें यह था कि आरबीआई किस तरीके से काम करेगा, कैसे फंक्शनिंग किया जाएगा। उसके बाद 1935 में 1 अप्रैल 1935 से ये फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनिशियली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसको स्टैब्लिश किया गया था एज ए शेयर होल्डर्स बैंक, और यहाँ पे 5 करोड़ जो ना 5 करोड़ शेयर कैपिटल्स थे, जिनको डिवाइड किया गया था 5 लाख शेयर्स पे। ठीक है, 5 लाख पेयर ऑफ शेयर्स, जिनके शेयर्स के प्राइस थे 100 रुपये, एक 100 रुपीज़ पर शेयर थे, 5 लाख शेयर्स थे, यानी कि हो गया हमारे 5 करोड़। तो 5 करोड़ पेड अप कैपिटल से स्टार्ट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हुआ ये देखो, इंडिपेंडेंस के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ना नेशनलाइज कर दिया गया आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद इसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया। तो इसका यानी कि ओनरशिप जो है ना वो पूरा ट्रांसफर कर दिया गया गवर्नमेंट के पास। और ये कौन से एक्ट में हुआ, याद रखना, ये जो ना एक्ट पास किया गया था 1948 में था। एंटायर जो सारे शेयर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अब बिलोंग करते थे, यानी कि प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो है ना कंपनसेशन दे दिया गया। 100 रुपये के शेयर के बदले 118 रुपये 10 आना दे दिया गया, यानी कि 10 पैसे दे दिए गए पर शेयर के हिसाब से। और उसके बाद जो है ना ये स्टेट कंट्रोल, यानी कि स्टेट और सेंट्रल कंट्रोल, ये संस्था बन के रह गया। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। आरबीआई को इनिशियली हिल्टन कमीशन ने सजेस्ट किया था, यानी कि हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे, यानी कि हिल्टन कमीशन कौन था, रॉयल कमीशन, क्योंकि हमें पता ही है आज़ादी के पहले हम जो ना ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करते थे। तो उनके हिसाब से 1926 में उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की कि हमारे देश में ना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो सब सारे क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करके जो ना वो कम दामों में, कम कीमतों में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। अब आरबीआई उसके बाद 1934 एक्ट, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, पास किया गया। उसके बाद 1935 से जो है ना उस फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है। और ओरिजिनली ये प्राइवेटली ओन था और बाद में जाके ये गवर्नमेंट ओन हो गया था। और जितने भी हमारे जो सेंट्रल ऑफिसेज है आरबीआई को, उसको स्टैब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में कोलकाता में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था 1937 में। सबसे फर्स्ट जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के वो थे हमारे ऑसबोर्न स्मिथ, ये ब्रिटिशर्स थे। और फर्स्ट जो इंडियन आरबीआई गवर्नर थे वो थे हमारे सीडी देशमुख। इन नाम को आप लोग याद रखना। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो स्थापित किया गया था, यानी कि स्टैब्लिश किया गया था, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो हमें पता ही है डेट कब स्टैब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहला हमें मैनेज करना था मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम हमारे कंट्री के, यानी कि हमारे कंट्री के मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को मैनेज कौन करता, आरबीआई। उसके बाद स्टैब्लिश करना था इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी के इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को जो है ना स्टेबलाइज करने का काम भी आरबीआई करता। फिर जाके बैलेंस सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन आवर कंट्री। देखो आज देखोगे ना तो हमारे देश में चारों तरफ जो ना बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया, एकदम अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। और ये किसके वजह से है, ये आरबीआई के दिशा और निर्देश की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आरबीआई हमेशा चाहता है कि एक बैलेंस सिस्टम हो बैंकिंग सेक्टर का पूरे देश में। पब्लिक जो डेब्ट थे उसको, यानी कि कर्ज था, पब्लिक जो कर्ज था उनको मैनेज करना है, मेन उद्देश्य आरबीआई का। सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑफ आवर कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन आवर कंट्री। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। तो सबसे पहले तो देश में जो ना एक ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट की बहुत ज़रूरत थी, उसका भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था आरबीआई का। मेंटेन करना डिमांड और सप्लाई,
जो डिमांड और सप्लाई है करेंसी का हमारे कंट्री में, उसको भी मेंटेन करके रख पाना बहुत ज़रूरी है। कहीं डिमांड ज़्यादा ना हो जाए, कहीं सप्लाई ज़्यादा ना हो जाए, दोनों ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? जब तक एक फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप नहीं होगा इंडस्ट्री के लिए, तब तक एक जो है ना इंडस्ट्री अच्छा से सेटअप नहीं हो सकता है फाइनेंस। तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव था आरबीआई का। फिर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो वो भी सेम तरीके से था। एग्रीकल्चर को अगर अच्छे से प्रमोट करना है तो उसको फाइनेंस करना होगा, उसको फाइनेंस करने के लिए भी एक संस्था होनी ज़रूरी थी। तो ये भी उद्देश्य था आरबीआई का। उसके बाद मॉनेटरी रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ के साथ अगर रिलेशन बैठाना है तो भी वो आरबीआई अहम रोल प्ले करता था, चाहे वो वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लो यहाँ पे, ठीक है। 20 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं इसमें। सबसे पहला हमारा एक गवर्नर होता है, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उसके बाद 4 डायरेक्टर्स होते हैं, 10 हमारे 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। याद रखना टोटल 20 मेंबर्स होते हैं। देखो यहाँ पे अब मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ सेंट्रल बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड जो होता है हमारा वो 20 मेंबर से बना होता है। सबसे पहला एक तो होता है 1 गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर को सबसे पहला 5 साल के लिए, और इनको वापस से दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है दूसरे टर्म के लिए। 4 हमारे डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 हमारे डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए, और ये एलिजिबल होते हैं वापस दोबारा रीअपॉइंट होने के लिए। 4 हमारे डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 1 ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। अब लोकल बोर्ड्स कौन कौन से हैं? तो लोकल बोर्ड्स मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा कि लोकल बोर्ड जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सब हमारे लोकल बोर्ड से चारों लोकल बोर्ड से जो ना वो एक एक करके बोर्ड मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था। उसके बाद 10 हमारे डायरेक्टर्स से नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल के लिए, एंड दे आर अमंग द एक्सपर्ट्स। ये सब एक्सपर्ट्स होंगे कॉमर्स के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, कॉर्पोरेशन के फील्ड में, ताकि जो बोर्ड मेंबर्स जो है ना वो एकदम हाईली नॉलेजेबल लोगों से भरे, ताकि जब भी पॉलिसी फ्रेम किया जाए उसमें जो ना कोई भी दिक्कत ना आए। और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद जो गवर्नर है वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह से काम करते हैं। और जब मान लो फॉर एग्जाम्पल गवर्नर नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब गवर्नर नहीं होते तो डिप्टी गवर्नर जो है ना उसको नॉमिनेट किया जाता है एज ए गवर्नर, और वही एक तरीके से चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड काम करते हैं। और नहीं तो सेंट्रल चेयरमैन के हिसाब से कौन काम करते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये हो गया गवर्नर, ठीक है। यानी कि गवर्नर के नहीं रहने पर डिप्टी गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। फिर लोकल बोर्ड्स के बारे में मैं बता रहा था, तो लोकल बोर्ड्स तो आरबीआई के लोकल बोर्ड्स सबसे पहले तो समझ लो कि मुंबई जो है वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। पहले हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था बहुत पहले, उसके बाद तो हेडक्वार्टर्स को मुंबई में चेंज कर दिया। ये आज़ादी के पहले की बात है। तो मुंबई सबसे पहला है, उसके बाद दूसरा कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, तो ये हो गए लोकल बोर्ड्स, ठीक है। इन चारों में से हेडक्वार्टर कौन है? मुंबई है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। अब ये लोकल बोर्ड जो है, ये लोकल बोर्ड कंसिस्ट करते हैं 5 मेंबर करके ईच, ठीक है, 5 मेंबर करके ईच कंसिस्ट करते हैं। और ये जो है ना सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है 4 सालों के लिए। लोकल बोर्ड से वो एडवाइस करते हैं सेंट्रल बोर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस मैटर्स रेफर, वो अलग अलग मैटर्स के ऊपर सेंट्रल बोर्ड को क्या करते हैं, वो लोकल बोर्ड जो है ना वो रिपोर्ट करते रहते हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म फंक्शंस विच द सेंट्रल बोर्ड डेलीगेट्स देम। वो लोग ऐसे भी, यानी कि लोकल बोर्ड्स वो काम भी करते हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड कहते हैं। सेंट्रल बोर्ड का मतलब ये जो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, फिर चेन्नई हो गया, ये सब सारे जो हेडक्वार्टर्स है जो कहते हैं वो लोकल बोर्ड्स उनको मानना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है। उसके बाद ऑफिसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने ऑफिसेस है? तो ये जान लो कि बहुत सारे, जैसे कि लोकल बोर्ड तो हो ही गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इनके अलावा भी बहुत सारे लोकल ऑफिसेस है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, फिर जम्मू, कानपुर, नागपुर, पटना, त्रिवंतपुरम, कोची, लखनऊ, बचुला जो कि मुंबई में है। तो ये सब सारे लोकल ऑफिसेस हो गए लोकल बोर्ड को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख के रख दिया है। हेडक्वार्टर्स मुंबई है, लोकल बोर्ड 4 जोन्स ऑफिस बस में बटा हुआ है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। 31 जो अदर ऑफिसेस है जिसमें 19 रीजनल ऑफिसेस है, कुछ सब रीजनल ऑफिसेस है, 3 ऑफिसेस इम्फाल में, आइजल में, शिलोंग में है। आरबीआई एक सब हेडक्वार्टर्स भी रखता है नासिक में, जिसको हम लोग करेंसी चेस्ट कहते हैं। इसके अलावा 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस है ऑफिसर्स के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज एंड चेन्नई एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग इन पुणे। तो ये सब आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर से, पहली चैप्टर से,
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि इतनी बड़ी संस्था है तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके के काम को हैंडल करेंगे। सबसे पहला हमारा इशू डिपार्टमेंट, यानी कि नोट इशू से रिलेटेड सारे काम करते हैं। फिर उसके बाद बैंकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजट कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फिर डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज, फिर रीजनल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्रेडिट, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट प्लानिंग सेल, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस, कंप्यूटर सर्विसेज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, है ना। ये सब सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना आप लोग करीब करीब 10-15 डिपार्टमेंट जो है याद कर लेना। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे ही ये 5 यूनिट जो खत्म हो जाएंगे ना वीडियोस के साथ, आज ये पहली वीडियो है पहली चैप्टर की, पहली यूनिट से इस यूनिट के और 4 वीडियोस आएंगे, तब एक यूनिट कंप्लीट होगा। और उसके बाद में आप लोगों को इस पूरे चैप्टर्स की जो ना नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर जो ना वो थोड़ा सा पेड होगा, एकदम मिनिमम सी चार्ज पे करके आपको क्वेश्चन आंसर्स को ले सकते हो, जो कि इस साल 2024-25 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ क्वेश्चन उसमें से मैं आज बता देता हूँ, जैसे कि लेकिन वो पीडीएफ जो होगा पेड वाला होगा, उसमें आपको आंसर्स भी मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस मिलेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे कि आरबीआई एक्ट कब पास किया गया था, आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ, कब नेशनलाइज हुआ, है ना, टर्म ऑफ जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है कितना होता है, कितने डिप्टी गवर्नर्स है ना, क्या कौन अपॉइंट किया जाता है, कितने लोकल बोर्ड्स है आरबीआई के। और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में कोई 2 डिपार्टमेंट्स का नाम बताओ आरबीआई का, लोकल बोर्ड्स के बारे में ब्रीफली लिखो। 5 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई क्या था, जो मैंने आप लोगों को बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। और लॉन्ग 8 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्क्राइब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। तो ये सारे क्वेश्चंस है ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर रखे हैं। आंसर चाहिए तो छोटी सी पेमेंट करके आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ। और आपके कॉमेंट, शेयर और लाइक पे ही डिपेंड करेगा कि मैं फाइनेंस के आगे आने वाली चैप्टर्स पे वीडियो बनाऊँ या नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।